हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करण विद सैफ सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आज हम लोग अपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम लोग प्रियम्बल या प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा टॉपिक है आज प्रियम्बल होगा। इसको हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या है ये हमारा प्रस्तावना प्रियम्बल। तो सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रियम्बल है क्या। देखिए, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक इंट्रोडक्शन की तरह है, एक इंट्रोडक्शन की तरीके से है। जिस तरीके से आप कोई बुक लेते हो ना, जब आप उस बुक के बारे में उसका इंट्रो पार्ट पढ़ते हो तो आपको जब इंट्रो पार्ट पढ़ते ही आपको पता चल जाता होगा कि जिस बुक को आप पढ़ने वाले हो वो बुक का नेचर कैसा होगा, उस बुक में क्या चीजें मेंशन होगी। तो ठीक इसी तरीके से जैसे ही हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का उद्देशिका जब हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसे होगी, हमारे देश का नेचर कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आदर्श क्या होगा, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी। इन सारी चीजों को इसी प्रियम्बल में यहां पे मेंशन किया गया हुआ है। चलें अब शुरुआत करते हैं। प्रियम्बल का वर्ड आप जानते होंगे, जो इसका इनिशियल वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो इसका पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, जो इसका प्रारंभिक वर्ड है, इनिशियल वर्ड है, इसका मतलब होता है कि भारत के लोग, जो नहीं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहां पे मतलब हो गया कि जो हम लोग हैं, मींस किसी विदेशी शक्ति के द्वारा ये हम पे संविधान नहीं थोपा गया है। विद द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यही हो रहा है कि इसको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनवाया है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान बना है वो कोई विदेशी शक्ति ने हम पे जबर नहीं थोपा है, बल्कि हमने अपनी संविधान सभा के द्वारा अपने भारतीय संविधान को क्या किया है, बनाया है। तो ये इसका मतलब हो गया। फिर हम गाइस इसमें कुछ चीजें जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो कई चीजें हमें यहां पे निकल के सामने आती हैं कि इसका जो नेचर है वो क्या क्या होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पे देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो इसका इनिशियल वर्ड में जब हम शुरुआत कर देंगे तो पहला वर्ड आप देखेंगे इसके नेचर में सोवरेन मिलेगा आपको। गाइस क्या मिलेगा? सोवरेन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता। देखो, बहुत आसानी के साथ हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। और क्वेश्चन कैसे आएगा मैं इसको भी आपसे डिस्कस करूंगा। इसका दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। इसका दूसरा वर्ड क्या है गाइस? सोशलिस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं समाजवादी। समाजवादी, ठीक है। और इसका जो तीसरा वर्ड है यहां पे प्रियम्बल का स्टार्टिंग वर्ड्स में से, उसको हम बोलेंगे सेकुलर, यानी कि आप कह सकते हो पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, ठीक है। चलो, और फिर इसमें अगला है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। और पांचवा है यहां पे आप कह सकते हैं कि रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। चले गाइस, अब आप लोग का सारा फोकस यहां पे होना चाहिए, तो हम लोग एक एक करके अब इसके मतलब को समझेंगे। सबसे पहला जो आपने वर्ड देखा है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सोवरेन या सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता, है ना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रियम्बल का स्टार्टिंग वर्ड्स है, उसका एक एक वर्ड्स का कुछ मतलब है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि संप्रभुता का क्या मतलब होता है। संप्रभुता का मतलब है एक ऐसे देश से है गाइस। संप्रभुता का मतलब एक ऐसे नेशन से है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में डिसीजन लेने में वो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो। जैसे हम भारत, हमारा जो देश है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आंतरिक मैटर हो या बाह्य मैटर होता है, इंटरनल अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स में हम डिसीजन लेने में क्या होते हैं, हम फ्री हैं। हमें कोई भी हमारे पर प्रेशर नहीं रहता है। तो इसका मतलब है, सोवरेन का मतलब है कि एक ऐसे देश से जो डिसीजन लेने में क्या हो, फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, यहां तक सोवरेनिटी हो गई।
दूसरा वर्ड देखेंगे गैस सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। अब समाजवादी क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, यह हम समझेंगे क्या है? आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है। अब इन आइडियोलॉजी को हम समझने के लिए देखेंगे कि समाजवादी एक्चुअली क्या कह रहा है। तो उसके लिए मैं नई शीट लेता हूं और आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सोशलिस्ट होता क्या है गैस? समाजवादी। देखो समाजवादी का मतलब है, ये मैंने आपसे बताया कि एक विचारधारा है। और कैसी विचारधारा है? ये बोल रहा है संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, संपत्ति का सामाजीकरण होना चाहिए, संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। मतलब कि सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि हमारे देश में जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा देश का रिसोर्सेस होगा, जो इसका प्रोडक्शंस होंगे, किसी कुछ लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेस और सारी पावर्स किसी कुछ लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि रिसोर्सेस का क्या हो? डिस्ट्रीब्यूशंस हो। जो प्रॉपर्टी हो उसका भी क्या हो? डिस्ट्रीब्यूशंस हो। और साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है सोशलिस्ट का, जो हमारे देश में लेबर क्लास है, मजदूर वर्ग है, या डिप्राइव्ड सेक्शन आप कह सकते हो, जो हमारे देश में डिप्राइव्ड सेक्शन है यानी कि वंचित वर्ग, गैस जो हमारे लोग पिछड़े और गरीब लोग हैं, वंचित वर्गों के वेलफेयर के लिए यह काम करने की बात कर रहा है। इनके डिप्राइव्ड सेक्शन के वेलफेयर मतलब कि कल्याण की बात की जा रही है। ठीक है, कल्याण की बात की जा रही है। यह तो हो गया सोशलिस्ट का मतलब। सोवरेन का मतलब हमने देख लिया, सोशलिस्ट देख लिया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे सेकुलर का क्या मतलब होता है। देखो बच्चों, सेकुलर आप लोग बहुत सुनते होंगे ना कि सेकुलर क्या होता है। तो आज हम सेकुलर की डेफिनेशन यहां पे देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है। पंथ निरपेक्षता, कहीं कहीं आप धर्म निरपेक्षता भी देखते होंगे ना, तो क्या होता है इसका मतलब हमें यहां पे समझना होगा। आज पंथ निरपेक्षता देखते गए। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है? इसका यह कहना है कि स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब कि जैसे हमारा देश है, पर्टिकुलरली उस देश का कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे जो हमारा प्यारा भारत है काफी डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग यहां पे एक साथ रहते हैं। इसी वजह से सेकुलर यहां पे चीजें आई थी और उसमें यह बताया गया कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और स्टेट किसी के साथ धर्म के आधार पर, स्टेट किसी के साथ धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा। धार्मिक आधार पर भेदभाव भाई नहीं होगा। ये चीजें हैं, सेकुलर का मतलब है। और सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा राज्य। ये हमारा सेकुलर का कॉन्सेप्ट हो गया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसमें जो प्रियम्बल था तो उनमें 3 वर्ड उस समय नहीं ऐड किए गए थे। बाकी जो 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे मैं बताऊं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस अमेंडमेंट के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 वर्ड जुड़े थे। उनमें पहला सोशलिस्ट जुड़ा था, फिर सेकुलर जुड़ा था और तीसरा इंटीग्रिटी जुड़ा था। क्या जुड़ा था? फिर से याद कर लो, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष और तीसरा इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये 3 वर्ड्स जुड़े थे और ये क्वेश्चन कब पूछा कब जाएगा? किस ईयर में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो गाइस, बहुत अच्छा, इस चीज को आप समझ रहे हैं। अगला वर्ड मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक की बात हो रही, लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र आपने हमेशा बचपन से एक लोकतंत्र की डेफिनेशन आप सुनते आ रहे हो। आज हम उन डेमोक्रेसी के बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या होता है डेमोक्रेसी, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चले तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि लोकतंत्र यहां पे क्या है।
बचपन से एक डेफिनेशन हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता पर किया गया शासन, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी और इसको हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो सिंपल सा चीजें हम क्या कह सकते हैं कि जनता का, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता पर किया गया शासन, जनता पर किया गया शासन, ये क्या है? हमारा लोकतंत्र है। ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने एरिया से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधित्व को इलेक्शन में जिता करके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं। ठीक है, विधानमंडल में भेजते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग तो जाते नहीं वहां पे, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे वोटिंग प्रोसेस के थ्रू उनको हम चूज करते हैं, जिता करके वहां पे भेजते हैं कि वो जाएंगे और हमारे लिए ही क्या करेंगे, हम पे रूल करेंगे और हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे। तो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भारत में है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। ठीक है, और इसके बाद एक आखिरी वर्ड जो इसका नेचर में है वो है बच्चों रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। हम रिपब्लिक को भी देख लेंगे कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक क्या है? गणतंत्र। ठीक है, अब गणतंत्र को भी समझते हैं कि एक्चुअली किस गणतंत्र की बात कर रहा है। इसका मतलब होता है जो हेड ऑफ द नेशन होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, हेरिडेटरी रूल्स हमारे यहां नहीं होगा। मींस राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जैसे हमारे यहां प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, अब इनका बेटा या बेटी, अब ऐसे थोड़ी ना है कि अगर इनके फादर या मदर कोई भी हो तो वो बन जाएंगे यहां पे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगर आपको बनना है तो हमारे यहां डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जनता आपको चूज करेगी, तब आप यहां पे बन सकते हो। वैसे हेरिडेटरी का रूल यहां पे इंडिया में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, हेरिडेटरी रूल्स इंडिया में नहीं है। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि आपका वंशानुगत शासक नहीं होगा, वंशानुगत शासन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये हमारे संविधान के प्रियम्बल का बेसिक नेचर था। चलें अब हम अगला चीज उसमें अपने प्रियम्बल्स में देखते हैं, जो हमारे प्रियम्बल का या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। बच्चों देखो, ऑब्जेक्टिव में जब हम उद्देश्य में देखेंगे कि क्या उद्देश्य है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 तरह की जस्टिस के बारे में बात की गई है प्रियम्बल में। कितनी तरह की जस्टिस, और वो भी जस्टिस क्या होगा, 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई हुई है। पहला बात किया जा रहा है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ठीक है, न्याय। अब न्याय क्या है? 3 तरह के न्याय की बात की गई है उद्देशिका में, प्रियम्बल में। पहला है बच्चों सोशल जस्टिस। क्या है? सोशल जस्टिस। दूसरा है इकोनॉमिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस। और तीसरा है आप कह सकते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसको समझ लेते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है हमारे जो सोसाइटी में कोई भी धर्म, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समाज के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे हमें कोई कितना अमीर हो, कोई कितना गरीब हो, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम समाज में न्याय को हम इस्टेब्लिश कर सके, हम न्याय को क्या कर सके, पूरी तरीके से इंपोज कर सके, जस्टिस को हमने वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया, तभी हम ये स्ट्रक्चर कह सकते हैं। दूसरा है आर्थिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस। आर्थिक न्याय का मतलब है प्यारे बच्चों कि हमारे देश में बोला गया है कि किसी को आय के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। अब इसका क्या मतलब है समझो, यानी कि जो इनकम डिस्पैरिटी है हमारे देश में, जो आय की असमानताएं हैं, इनकम डिस्पैरिटी है हमारे यहां,
जो आय की असमानता है, इसका मतलब अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो यही असमानता को, इसी बीच में जो गैप है, इस गैप को कम करना होगा। यही हमारा, तभी हम कह सकते हैं कि हमने अपने देश में आर्थिक रूप से लोगों के साथ क्या किया, न्याय किया। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो पूरा का पूरी कॉन्सेप्ट आपका पॉलिटी का मैं यहां पे कवर करूंगा, धीरे धीरे सारी टॉपिक पढ़ाऊंगा, देन आपकी हिस्ट्री के भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, करंट अफेयर्स भी मैं आप ही को पढ़ाऊंगा, और बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे अपने एनडीए गेट 2 का जो हमारा पेपर होता है उसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहां से हेल्प मिलने वाली है। चलें, तो तीसरा हम देखेंगे पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है यह हम समझेंगे। देखो, राजनीतिक न्याय का मतलब है आपको जो वोट देने का अधिकार है, या आप कह सकते हो आपको राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों में प्रवेश का अधिकार है, साथ ही साथ आप किसी भी पार्टी के आइडियोलॉजी को मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ये टोटली आपकी पॉलिटिकल जस्टिस में आता है। और साथ साथ एक चीज ये भी आता है कि आप क्या कर सकते हो इन पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ, इनमें जो राजनीतिक न्याय है, आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना भी क्या है, राजनीतिक न्याय है। सरकार तक अपनी बात आप कहना, या सरकार को अपनी बात पहुंचा देना, यह भी तो पॉलिटिकल जस्टिस है। तो इस तरीके से हमारा संविधान का उद्देश्य का प्रेमबल हमें इन चीजों के बारे में बता रहा है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। चले बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि फिर फ्रीडम की बात हो रही है, तो हमारे यहां प्रेमबल में जो फ्रीडम की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की जा रही है, वो 5 प्रकार के फ्रीडम की बात की जा रही है, 5 टाइप्स की। कितने? 3 जस्टिस हैं और 5 स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। पहला बोला गया है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में यहां पे बात की जा रही है, विचार और अभिव्यक्ति की, ठीक है। दूसरा है एक्सप्रेशन की, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा क्या है, स्पीच, आपके जो वाक्य और अभिव्यक्ति है, आप बोलते क्या हो, ये आपका क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये आर्टिकल 19 में भी है, फंडामेंटल राइट्स में, उसको हम उस टॉपिक पे देखेंगे वहां पे, ठीक है। और फिर तीसरा है फेथ, विश्वास। कैसा विश्वास, अभी हम देखेंगे। चौथा है रिलीजन, धर्म, और 5वां है वर्शिप। 5वां क्या है, वर्शिप, यानी कि उपासना। आराम से, आपको कोई लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोल दे रहा हूं। यहां पे वाक्य मतलब स्पीच, आप जो बोल रहा हूं, इस समय देखिए मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का, अपनी इस आजादी का मैं यूज कर रहा हूं, और साथ ही साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको एक्सप्रेस भी कर रहा हूं, जो मेरे व्यूज हैं, बोलने के साथ साथ मैं एक्सप्रेस भी कर रहा हूं। तो ये तो आपकी आजादी है। और जिस फेथ के बारे में बात की जा रही है, जिस विश्वास के बारे में बात की जा रही है, उसका मतलब है पॉलिटिकल, यहां की जो राजनीतिक हमारी जो भी स्ट्रक्चर है उनमें विश्वास करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो राजनीतिक शासन है, व्यवस्था है हमारे देश में, उस पर क्या होना चाहिए, सिटीजन का विश्वास होना चाहिए। फिर हम देखते हैं धर्म का। तो धर्म का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, धर्म तो भाई एकदम इंडिविजुअल, आपका सबका पर्सनल मैटर है। आपको किसी भी धर्म को मानने, ना मानने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है, और ये फंडामेंटल भी राइट है। और साथ ही साथ क्या है, आपको प्रियम्बल में ये स्वतंत्रता भी दी गई है। और सब लोग कोई ना कोई धर्म मानते हैं, कुछ लोग भी नहीं भी मानते होंगे, वो अपना उनका पर्सनल मैटर है। फिर लास्ट में देखें वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है उपासना। उपासना का मतलब है सभी धर्मों में उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ कर्मकांड होते हैं, या आप कह लीजिए जैसे वो कोई प्रेयर कर रहा है, तो कोई पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो हर धर्मों में अपने अपने रिचुअल्स हुए कि नहीं हुए, तो उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करना क्या है बच्चों, वर्शिप है। आई होप आप इसको भी समझ में आ रहा होगा। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे यहां 2 और इंपॉर्टेंट चीजें बात की गई हैं प्रेम्बल में, उसको भी हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे बोला गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और दूसरा बात किया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो गाइस अब देखिएगा कि क्या क्या बातें की गई हैं, हम इसको समझेंगे। इसका मतलब है प्रतिष्ठा की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा है अवसर की समानता। अब हम समझेंगे प्रतिष्ठा की समानता मतलब स्टेटस, हैसियत। हम लोग कहते हैं ना कि हैसियत क्या है भाई सामने वाले की, तो वही हैसियत की बात की रही है। अब देखो हमारा संविधान किस हैसियत की बात करता है, उस हैसियत को, उस स्टेटस को आज हमें समझना होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसका प्रेम्बल कह रहा है
कि समाज में व्यक्ति की हैसियत, सोसाइटी में जो हमारा स्टेटस होगा वो किसी के पैसों की वजह से नहीं होगा। कौन कितना एलीट क्लास का है, या कौन जनरल कैटेगरी का है, या ओबीसी है, या धार्मिक आधार या जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर, इस वजह से उसका स्टेटस डिसाइड नहीं होगा। जब ना तो धर्म के हिसाब से स्टेटस डिसाइड होगा, ना कास्ट के आधार पर होगा, ना पैसों के आधार पर होगा, तो किस आधार पर स्टेटस डिसाइड होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है बच्चों कि समाज में व्यक्ति की हैसियत उसके क्वालिटी से, उसके गुणों से, यानी कितना स्किल्ड है वो इंसान, वो उसके अंदर कितनी काबिलियत है, इस आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका स्टेटस डिसाइड करता है। तो आप लोगों के पास भी मौका है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अगर यहां पे फ्रीडम दी है कि आप क्या कर लीजिए, एजुकेशन के थ्रू ही क्या कर सकते हो, आप समाज में वो स्टेटस, वो मुकाम को अचीव कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है, ठीक है। तो सबके पास मौका है। अगर आज किसी के पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एजुकेशन है ना आपके हाथ में, आप उसी एजुकेशन को अपना मीडियम बनाओ और उसी के थ्रू आगे बढ़ो, सेलेक्ट हो जाइए आप। सिंपल सा, आपके समाज में स्टेटस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी बात को बात कर रहा है हमारा। दूसरा देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। अब अवसर की समानता का क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा अभी तक एनडीए में गर्ल्स को एंट्री नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन अब हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आ रही हैं उसकी वजह से क्या हो सकता है, अब एनडीए में गर्ल्स की भी एंट्री हो गई। अब जो भी हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं दोनों को बराबरी का मौका मिला कि आपको एनडीए एग्जाम देने की क्या मिल रहा है, यहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है ना। तो सभी को आप लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, तो अपने आप को डेवलप करने का सभी के पास बराबरी का मौका है। यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कह रहा है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों के रिस्पॉन्स काफी अच्छे हैं गाइस। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और बची हैं उसको भी देख लेंगे। जैसे बात की जा रही है डिग्निटी की, डिग्निटी की बात की जा रही है, यानी कि गरिमा की बात की जा रही है, एक इंसान की गरिमा की बात की जा रही है। देखो इंसान क्या है, नॉर्मली जो इंसान हम लोग आप हैं, ठीक है, लेकिन हमारे आपका कुछ एक लाइफ में कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होगी। तो एक डिग्निटीफुल, गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये आर्टिकल 21 में भी है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो प्रियम्बल बात कर रहा है कि इंसान को उसके गरिमामयपूर्ण जीवन जीना होगा, उसकी कुछ बेसिक बुनियादी जरूरतें होंगी, उसको फुलफिल करना होगा और उसके एक रेस्पेक्ट भी देनी होगी। ये हो गया डिग्निटीफुल लाइफ, ठीक है। और एक वर्ड और हम देखेंगे जिसको बोलते हैं बच्चों ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, भाईचारा। ये सब संविधान में मेंशन है, प्रियम्बल में मेंशन है। भाईचारा का मतलब है कि आप सभी में क्या होना, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, यही तो भाईचारा है। और यही भाईचारे की बात कौन कर रहा है, हमारा संविधान का उद्देशिका कर रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट में दो वर्ड बचे हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इन दोनों वर्ड को हम समझ लेंगे तो याद रखिए पूरा का पूरा प्रियम्बल क्या हो गया आपका फिनिश, पूरी टॉपिक खत्म आराम से, ठीक है। इसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी बताता हूं क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। यूनिटी मतलब एकता, हम लोग बचपन से सुनते हैं ना, एकता में बल है, तो उसी भैया एकता की बात की जा रही है। एकता और अखंडता, अखंड भारत आपने सुना होगा ना, एकता और अखंडता, जिसको खंड ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। आइए अब समझते हैं कि क्या है एकता और अखंडता। देखो यूनिटी, यूनिटी का मतलब है सभी भारतीयों में एक होने की भावना, फीलिंग ऑफ वननेस इज द नोन एज यूनिटी। तो हम कह सकते हैं ना, अगर सारे भारतवासी क्या हैं, एक होकर के, फीलिंग ऑफ वननेस, उनके अंदर एक होने की भावना हो, तो हम कह सकते हैं ना हमारा देश मजबूत है, हमारा देश में एकता है ना। तो यही चीज बात की जा रही है हमारे प्रियम्बल में। और लास्ट वर्ड है अखंडता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी। बच्चों ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि हमारे इंडिया में जैसे प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट प्लस 8 यूटीज है ना, इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम में। तो कहने का मतलब, अखंडता का मतलब है कि भारत का कोई भी राज्य भारत से, इंडिया से अलग नहीं हो सकता, यानी कोई भी राज्य से अलग होकर टूट नहीं सकता। पूरा का पूरा भारत क्या होगा कि एक होगा। यही इंटीग्रिटी की बात की जा रही है, इसी अखंड भारत के बारे में बात की जा रही है। तो ये था आज हमारा
इस प्रियम्बल का लेक्चर। अब देखो क्वेश्चंस आपको यहां पे फैक्ट क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 वर्ड्स ऐड किए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा। कौन कौन से वर्ड थे एक बार हम देख लेंगे। पहला तो क्या था, सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी। और ठीक है, ये हो गया। अब देखो और क्या चीज पूछा जा सकता है। आपको फैक्ट ये पूछा जाएगा कि जो हमारा उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, इसको कब एक्चुअली प्रेजेंट किया गया था। तो डेट याद रख लीजिएगा, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, इसको एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और फाइनली 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आपको यहां से भी फैक्ट डेटा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रियम्बल क्या हुआ, फिनिश हो चुका। और आराम से आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो यकीन मान लीजिए इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन यहां पे नहीं मिलने वाला। अगर प्रियम्बल उद्देशिका से क्वेश्चन आना है तो एग्जामिनर की नजर इन्हीं सारे वर्ड से पड़ेगी। और अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ओके गाइस, थैंक यू।